Yes. So PT2 में the chapter which we are going to start today, that is about macroeconomics, our chapter number 10 in the book, Government Budget and the Economy. Very, very important, very, very informative chapter. And last year, I told you many times कि we will read about this lesson in 12th class. So now you will see this is a very happening chapter. हमारे आसपास ये सारी चीज़ें होती हैं, वी सी दीज थिंग्स, वी ऑब्जर्व दीज थिंग्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें उनका पता नहीं चलता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था पहले. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर. तो पहले है कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मेंट बाय दिस. ठीक है, तो मीनिंग इसका ये है, बजट होता है सिंपल वर्ड्स में अगर हम गवर्नमेंट का, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. बजट होता है कि जैसे आप देखते हो कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा खर्च कितना होगा, तो दोनों चीज़ों का आप थोड़ा हिसाब लगाते हो कि क्या मेरी इनकम हो सकती है, क्या मेरा खर्च हो सकता है, एस्टिमेट से अपने दिमाग में सोचते हैं. तो सेम थिंग इज हियर, दैट इज कॉल्ड बजट. तो गवर्नमेंट बजट का मतलब इट इज़ ए स्टेटमेंट, यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट. एनुअल का मतलब ईयरली, हर साल बनाया जाता है. Statement showing item wise estimates of receipts and expenditures during a fiscal year. Please add one word, estimates of government receipts. Government word add कीजिए, estimates of government receipts and government expenditures. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट वर्ड हैज़ बीन एडेड सो दैट इट शुड बिकम क्लियर कि दिस इज नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल्स बजट, ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इस करके गवर्नमेंट का लिखना है. ठीक है, तो बजट का मतलब है इट इज़ ए स्टेटमेंट इन विच एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर शोन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. फिजिकल ईयर एक साल का होता है इन आर कंट्री. आई नो यू, आई थिंक यू नो वेरी वेल. ये कौन सा ईयर होता है, 1 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च. इस ईयर को बोलते हैं हिसाब किताब वाला जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो फिजिकल ईयर भी उसको बोल देते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोल देते हैं, फिजिकल पीरियड भी बोल देते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं. तो एक साल में एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, मतलब एक रिटर्न, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि फ्रॉम विच सोर्सेज गवर्नमेंट विल गेट इनकम. गवर्नमेंट की रिसीट्स कहाँ कहाँ से होंगी, एस्टिमेट्स है ये, होती नहीं है. मतलब जैसे अभी 2021 है ना, मान लो ये इसका लास्ट डेज आ गए, फेब का मंथ आ गया, जनवरी फेब का आ गया, तो अगले साल के लिए बनाया जाएगा. तो सिर्फ एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं कि यहाँ यहाँ से प्रोबेबली गवर्नमेंट कैन गेट सम इनकम, गवर्नमेंट को यहाँ यहाँ से रिसीट्स हो सकती हैं. रिसीट्स किसकी, मनी की, पैसों की. तो वो कहाँ कहाँ से पॉसिबली हो सकती हैं, एक तो वो लिखा जाता है. तो उससे अंदाज़ा ये लगता है, एस्टीमेट ये आता है कि भाई टोटल मिला के सबको ऐड कर दें तो भाई इतनी गवर्नमेंट की इनकम होगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, फिजिकल ईयर में. ठीक. अच्छा, अब एक तरफ तो लिख लेते हैं कि कितने कहाँ से पैसे आएंगे, फिर एक और एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं, उसमें आता है कि फिर खर्च कहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम दोनों ही है, मनी इकट्ठा करना और मनी को स्पेंड करना. तो फिर सेकंड जो एस्टिमेट्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, कि भाई आने वाले ईयर में, प्रेजेंट वाला नहीं, जो आने वाला साल है, कि नेक्स्ट ईयर में, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, ऑन विच आइटम्स गवर्नमेंट विल स्पेंड मनी. किन कामों के ऊपर, आइटम्स का मतलब किन कामों के ऊपर गवर्नमेंट मनी स्पेंड करेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उनके बारे में खर्च का हिसाब किताब, अंदाज़ा लगाना. तो द स्टेटमेंट विच कंटेन्स बोथ टाइप्स ऑफ थिंग्स, बोथ कौन कौन सी, एक रिसीट्स के बारे में अंदाजे हों, एस्टिमेट्स हों, एंड वन एस्टिमेट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर्स. सो द स्टेटमेंट document which contains both these types of estimates for the coming financial year, that statement या document is known as government budget. ठीक है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यू कैन सी, आगे एक दिया हुआ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको सिर्फ रीड करना है. इसमें ओनली दिस थिंग हैज़ बीन टोल्ड कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो यहाँ इंडिया की बात हो रही है. तो यहाँ पे वी हैव टू पे अटेंशन कि जो बजट की स्टडी है दैट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजट. ठीक है, जो दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, वो जो पूरे कंट्री के लिए बजट प्रिपेयर करती है, ये बजट उसके साथ रिलेटेड है, ना कि स्टेट का बजट. जैसे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का बजट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का बजट, उनकी बात नहीं हो रही है. पूरे कंट्री के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है उसकी बात हो रही है, और वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं इन द एंड ऑफ फेब के मंथ में, या कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, मतलब 31 मार्च से पहले पहले प्रेजेंट करके पार्लियामेंट में, फिर डिस्कशन होती है, उसके ऊपर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ कर कर आके फिर बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो पास होता है, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है. ठीक है,
तो हमने चलो एनी हाउ हमने ये डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज ओनली टू बी रेड कि पास होने के बाद लागू तब होता है जब पार्लियामेंट इसको पास कर देती है, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, ओनली देन इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक, नाउ मेन जो यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है, जो याद करना है आपने वो मीनिंग डेफिनेशन लर्न करनी है। देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम्स क्या है, कि अगर गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट तो विद विच एम्स आर केप्ट इन माइंड बाय द गवर्नमेंट, क्या सोच के बनाते हैं गवर्नमेंट, तो वो पॉइंट्स हमने करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दीज कैन बी देयर इन द पेपर ऑल्सो, फाइनल पेपर में। फर्स्ट है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि गवर्नमेंट जो होती है वो उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज इन द सेंस यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी जो होता है गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मनी आएगा, तो अब उसको री एलोकेट करना है। एलोकेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, बांट देना। तो री एलोकेशन का मतलब नए सिरे से दोबारा से फिर से उसको सोच के डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब गवर्नमेंट के सामने क्या होता है, गवर्नमेंट के सामने टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स हमेशा ही रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज़ ऑफ इंडिया या ऑफ एनी अदर कंट्री। तो दो मोटिव होते हैं, एक होता है सोशल मोटिव, सोशल वेलफेयर मोटिव, और एक होता है ये ब्रैकेट में दी ना सोशल या पब्लिक वेलफेयर मोटिव, लोगों का भला करना। एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव मतलब इकोनॉमिकली गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि अपना प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है, अपने आमदनी को बढ़ाना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, ये भी मोटिव होता है दोनों तरह से, क्योंकि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अब गवर्नमेंट पेज अटेंशन टू बोथ द मोटिव्स की भी ऐसे बजट इज टू बी प्रिपेयर जिससे गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मोटिव भी पूरा हो, मतलब उसको कुछ इनकम भी हो, प्रॉफिट भी हो, एंड साइड बाय साइड देयर शुड बी वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ऑफ द कंट्री, लोगों का भी फायदा हो, लोगों का भी भला हो, दोनों चीज़ों को ख्याल में रखना होता है। तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करती है या रीएलोकेट करती है। एक रीएलोकेशन होता है, रीएलोकेशन में टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। अब क्या होता है, ये दिया हुआ है टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको सब्सिडीज भी देती है। बस अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहाँ से देगी गवर्नमेंट सब्सिडी। तो गवर्नमेंट के पास पहले अपने पास मनी होगा, ओनली देन इट कैन प्रोवाइड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प या सब्सिडी टू बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स या फर्म्स। तो फिर उसके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो एक और पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग है, एक प्रोडक्शन जो होती है बेटा वो दो तरह की चीज़ों की हो सकती है सोसाइटी में, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से ऑब्जर्व करें। एक होती है हार्मफुल प्रोडक्ट्स और एक होते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वैसे ही सोच के देखो, हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स है, सिगरेट्स है या कोई और पान मसाला है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लिकर है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें दीज आर नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो लोग फिर भी जो यूज़ करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, वो करते ही हैं, पैसे भी पे करते हैं इसके लिए, बट अदरवाइज हेल्थ के लिए ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। स्टिल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ हार्मफुल गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट इम्पोजेस मोर टैक्सेस। क्यों क्यों मोर टैक्सेस करती है, ताकि जिन लोगों को आदत होती है, अगर आपको याद हो 11th में आपने किया था ना, हैबिट पड़ जाती है, लॉ ऑफ डिमांड वाले लेसन में टेस्ट हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। तो जिन लोगों को इस तरह की चीज़ों की आदत पड़ जाती है वो महंगी भी खरीद लेते हैं, हाई प्राइस के ऊपर भी ले लेते हैं, क्योंकि हैबिट इतनी पक्की हो चुकी होती है उनकी। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों के ऊपर इम्पोज करती है मोर टैक्स। तो उस मोर टैक्स से गवर्नमेंट को हो जाती है इनकम। ठीक है, और वो गवर्नमेंट डिस्करेज भी करना चाहती है, भी लोगों को महंगा लगे ना खरीदें या कम खरीदें। मोटिव तो डिस्करेज का होता है, फिर भी लोग ले लेते हैं, जो जिसके पास पैसे होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है, जिनके पास नहीं होते वो नहीं ले पाते क्योंकि चीज़ महंगी हो गई। तो गवर्नमेंट का मोटिव होता है टू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स, तो उसके लिए मोर टैक्सेस आर इम्पोज्ड। और उसके बाद जो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, बढ़िया यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आम लोगों को भी चाहिए, हर एक को चाहिए, ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन को गवर्नमेंट इनकरेज करती है बाय प्रोवाइडिंग देम सब्सिडीज। ठीक है, ये आपने यू हैव टू कीप इन माइंड, टू टाइप्स ऑफ टूल्स आर देयर, जैसे हमारे दो हाथ होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट हैंड, तो ऐसे ही गवर्नमेंट के पास बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक साइड होती है, एक टूल होता है टैक्स लगाना। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं, गवर्नमेंट के पास दो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं जिसको वो टाइम टू टाइम यूज़ करती है, एक टैक्स लगाना और दूसरा सब्सिडी देना,
मदद करना और टैक्स लगा के महंगा कर देना चीज़ों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हार्मफुल चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाती है ताकि वो एक्सपेंसिव हो जाएं, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, उनको महंगा करना, और यूजफुल जो प्रोडक्ट्स है उनको सस्ता कर देते हैं, उनके ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, उनको चीप प्राइस के ऊपर भी बाजार में, मार्केट में प्रोड्यूसर्स को कहते हैं कि इसको सेल करो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब 2 अक्टूबर के आसपास का टाइम होता है, 2 अक्टूबर वाला जो वीक होता है महात्मा गांधी का बर्थडे वाला, तो क्योंकि महात्मा गांधी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो चरखा चला के उस समय वो खादी खद्दर क्लॉथ को उन्होंने इनकरेज किया था कि अपने यहाँ का खुद का बनाया हुआ कपड़ा यूज़ करें लोग, ब्रिटेन से आने वाले क्लॉथ को ना यूज़ करें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो खादी, क्योंकि खादी जो है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट उसको देती है, सब्सिडीज देती हैं, सस्ता कर देती है, उसके प्राइस को कम करवा देती है ताकि लोग खरीदें उसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, इनकरेजमेंट मिले। तो मतलब ये है कि जो यूजफुल चीज़ें होती हैं उनको सब्सिडीज आर गिवन, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। एक तो ये करते हैं, और दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है, समटाइम्स जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोड्यूसर्स होते हैं, समटाइम्स वो किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा दे डोंट शो देयर इनिशिएटिव और इंटरेस्ट, अपना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी काम में स्टार्ट करने के लिए। तो फिर इन दैट केस अगर, और वो चीज़ कोई ऐसा काम है कोई वो ज़रूरी है, तो उस केस में गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड, गवर्नमेंट खुद ही पार्टिसिपेट कर लेती है। अब थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा, जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट्स होती हैं, वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती हैं, वो आपको मैंने शायद एक पहले भी आया था, गवर्नमेंट प्लेज डबल रोल। एक तो गवर्नमेंट का रोल होता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्री को चलाना, पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, एक तो वो काम तो है ही है, रूटीन काम। इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट का एक और भी काम हो सकता है, वो होती है कि कई बार गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट्स एज ए प्रोड्यूसर। तो कब प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करती है, जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिश करते हैं, खुद काम करते हैं। तो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में उन्हीं कामों को लिया जाता है जो विच आर नॉट वेरी हैप्पीली टेकन अप बाय द प्राइवेट सेक्टर पीपल, जिसको आम लोग बहुत खुशी खुशी से नहीं करते, क्योंकि उसमें लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है, इस तरह का कुछ हो। तो ऐसे काम जो होते हैं वो गवर्नमेंट भी शुरू कर लेती है। तो उसके लिए भी फिर प्रोविजन, पैसों का प्रोविजन कहाँ पे किया जाता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बजट। मतलब ऑल ऑफ ए सडन पैसा नहीं आता है कहीं से, उसके लिए पहले वेल प्लानिंग की जाती है कि हाँ भाई नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट को ये काम करना है या ये एंटरप्राइज शुरू करनी चाहिए, तो उसके लिए अरेंजमेंट्स आर मेड इन द बजट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये आपने यहाँ पे दो तीन चार पॉइंट्स बना लेने शॉर्ट शॉर्ट से करके। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। इसी के साथ में आप इस पॉइंट के साथ में यू प्लीज ऐड, हेडिंग को ही लिख लो, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जहाँ लिखा ना रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, तो इसकी जगह ये वर्ड भी आ जाता है कई बार, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बात वही है बट हेडिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या द सेम थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अच्छा, नाउ इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ के अब आप सभी को पता है कि कंट्री में इनकम एंड वेल्थ के अकॉर्डिंग कितने सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शंस हो जाते हैं इकोनॉमिकली, एक होता है रिच सेक्शन, एक होता है पुअर सेक्शन, ठीक है। मिडल वाले भी होते हैं जो ना रिच ना पुअर, मतलब वो भी है, बट जो एक्सट्रीम है 2 सेक्शंस होते हैं, रिच एंड पुअर, ठीक। मिडिल वाला तो फिर हम वैसे ही बना लेते हैं ना, भी जो बहुत रिच नहीं है और बहुत पुअर नहीं है, तो वो हो गए बेचारे मिडिल इनकम में, ठीक है। अच्छा, अब है कि कंट्री के अंदर जो मेन एक्सट्रीम ग्रुप्स है, वन इज रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वन इज पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बजट में गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज दिस, कि जो पुअरर सेक्शंस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की जाए, उनको भी बहुत ऊपर मतलब लाने की एफर्ट की जाए, वो भी हमेशा पुअर ही ना रहें, और जो रिच सेक्शंस हैं वो भी ग्रोथ करें, प्रोग्रेस करें, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट सम मनी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दोज रिचर पीपल। कुछ पैसा उनसे लेकर के दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पूरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सी एक चीज़ हमें सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कोई पर्सनली दे डोंट हैव टू यूज़ देयर मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। अपना पर्सनल खर्चा नहीं उन्होंने करना होता, कंट्री का ही पैसा है, तो कंट्री के ही पैसे को सही तरीके से यूज़ करना है, बस ये बजट का मतलब होता है। तो फिर क्या करते हैं, जो रिचर सेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट जब भी बजट प्रिपेयर करती है तो उसमें इट इम्पोजेज मोर टैक्सेस ऑन रिचर पीपल, उनको ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं।
या कई बार जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसका परसेंटेज बढ़ा देते हैं। मान लो रिच लोगों के ऊपर 10% इनकम टैक्स लगा है, तो अब कह रहे हैं कि 10 की बजाय 12% कर दिया, 2% बढ़ा दिया या 15% कर दिया। तो या तो टैक्स स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, या कोई और जो ऐसे होता है जो द थिंग्स विच आर लग्जूरियस टाइप ऑफ थिंग्स विच आर नॉर्मली यूटिलाइज्ड बाय द रिचर सेक्शन, उन चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं। जैसे महंगी कारें हैं, महंगे एयर कंडीशनर्स हैं, या घर का कोई महंगा कोई और आर्टिकल्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, महंगे लैपटॉप हैं, फ़ोन है। अब तो ये चीज़ें कौन खरीद सकता है? जिसके पास मनी होगा ओनली दे कैन परचेज। जिसके पास है ही नहीं, खाने को नहीं है, तो वो ही दैट पर्सन कैन नॉट थिंक अबाउट लग्जरी कार। वो एक बड़ा सा पेलिशियस हाउस नहीं सोच सकता है, उसको तो बेचारे को खाने को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो रिचर सेक्शंस हैं उनके ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर, या द कमोडिटीज विच आर यूज्ड बाय देम उसके ऊपर हाई टैक्स लगा देते हैं। फिर वही जो मनी इकट्ठा होता है विद द हेल्प ऑफ दैट हायर टैक्सेशन, फॉर गवर्नमेंट का तो वही सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसी मनी को यूज किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। अब वो कैसे यूज करते हैं, आपने कई बार ही देखते हैं अपने आसपास। आपने लास्ट ईयर भी एक लेसन या 10th 9th 10th में भी पढ़ा है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट स्टार्ट्स मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल पॉवर्टी या टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट। कई प्रोग्राम करते हैं ना शुरू, वो महात्मा गांधी मनरेगा वाला प्रोग्राम, वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और भी कई तरह के प्रोग्राम्स शुरू करते हैं। फिर पुअर लोगों के लिए जो बच्चों के लिए चीप क्या कहेंगे, निग्लिजिबल फीस के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल्स बनाते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाते हैं, या कोई और उनकी हेल्प के लिए उनको जो हॉस्पिटल्स में या फैसिलिटीज़ देते हैं, कई तरह की स्कीमें शुरू करते हैं। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? दैट मनी कम्स फ्रॉम द बजट। वही पैसा जो टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था फ्रॉम रिचर पीपल, द सेम मनी इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम सब्सिडाइज्ड फूड। सब्सिडाइज फूड का मतलब आपको याद होगा, पीडीएस सिस्टम, सस्ते रेट के ऊपर उनको राशन देना, उनको ग्रोसरी देना, या सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, बच्चों को कम फीस के ऊपर स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिट करना, या सिविल हॉस्पिटल्स में उनके इलाज का अरेंजमेंट करना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो फैसिलिटीज़ चाहे हैं, पर पैसे तो खर्च होते ही है ना। जब गवर्नमेंट ने सबके लिए ये करना है तो लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड। तो फिर वो मनी कहाँ से आएगा? दैट मनी कम्स फ्रॉम द रिचर सेक्शंस। तो वही पैसे को यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से फिर यहाँ पर मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, कि इस तरीके से जो रिच और पुअर लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट ट्राइज टू एलिमिनेट दोज क्रीजेज। क्रीजेज होता है ना, बल से पड़े होते हैं, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करने की कोशिश करती है, ताकि सबको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ मिले। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्लीज़ अपनी बुक के ऊपर लिख लो साथ में, वर्ड हो सकता, हेडिंग हो सकता है, और प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बुक में दिया हुआ है, उसके साथ में आप लिख लो इकोनॉमिक की जगह वर्ड कैन बी प्राइस, प्राइस स्टेबिलिटी। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 11th में भी आपको बताया था, इकोनॉमी के अंदर ऑलवेज फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं ना। कई बार बहुत प्रॉफिट का टाइम चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बूम पीरियड, BOOM, बूम पीरियड। कई बार थोड़ा सा मंदी का टाइम होता है, जैसे अभी ये एपिडेमिक के करके काम नहीं चल रहे हैं, या लॉकडाउन हो गया, थोड़ी सी फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों के काम बंद हुए थोड़े बहुत, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो क्या हो रहा है, आ रहा है अपना रिसेशन, थोड़ा मंदी का समय आता है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं। फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाए, बहुत ज़्यादा घाटा पड़ जाए, बहुत ज़्यादा जैसे एकदम सीवियर लॉकडाउन हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है कई बार, डिप्रेशन। डिप्रेशन यहाँ वो साइकोलॉजी वाला नहीं, कि मैं डिप्रेस हो गया, उदास हो गया, वो वाला नहीं। यहाँ पर डिप्रेशन इकोनॉमिक सेंस में, मतलब जब कामों में घाटे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लॉस होते हैं बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक, तो उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। फिर वो डिप्रेशन भी फॉर एवर नहीं होता है, हमेशा ही घाटा नहीं चलता। फिर एक रिकवरी होती है, जैसे एक सिक पर्सन मेडिसिन खा के, इलाज करवा के, फिर दोबारा रिकवर करता है, अपनी हेल्थ को गेन करता है, दोबारा से वो हेल्दी होता है, तंदुरुस्त होता है। तो ऐसे ही इकोनॉमी भी हेल्दी होती है, दोबारा से अपने आप को ठीक करती है, अपने आप को अंदर एनर्जी लेके आती है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, रिकवरी। तो ये 4 फेजेस होते हैं हमेशा ही, दे आर गोइंग टू बी देयर इन एवरी इकोनॉमी, नॉट ओनली इन इंडिया, चाहे कोई भी हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कोई पुअर देश हो, कोई रिच हो, कोई भी हो, सब जगह ही ये सारी चीज़ें हमेशा ही होती रहती हैं। तो कौन कौन सी स्टेजेस हो गई, बूम पीरियड, उसके बाद रिसेशन,
कमी होना, थोड़ा सा काम का थोड़ा मंदा पड़ना, उसके बाद डिप्रेशन, ज़्यादा ही लॉस होना, उसके बाद फिर से दोबारा उसको रिकवर करना। तो फेजेस हो गई बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ठीक, तो अब गवर्नमेंट में इसमें दो जो मेन है, एक बहुत फायदे वाला टाइम बूम पीरियड, एक बहुत नुकसान वाला टाइम डिप्रेशन, ये दो मेन है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ बजट गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना, मतलब फ्लक्चुएशन ना होना। जैसे अभी अनिरुद्ध बार बार हिल रहा है अपनी जगह पे बैठ के, जहाँ भी बैठा हुआ है हिलजुल कर रहा है, मतलब इंस्टेबिलिटी है ना, टिक के नहीं बैठ रहा, इंस्टेबिलिटी है। आई कैन सी तमन्ना, वो बड़ी शांत होके बैठी हुई है, आराम से सुन रही है, तो दैट मीन्स तमन्ना परमार बड़ी स्टेबल होके बैठी हुई है ना, बहुत हिलजुल नहीं हो रही। तो ऐसा ही यहाँ पर ले आओ, अब आप एग्जाम्पल ले लो कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा हिलजुल ना हो, हिलजुल इन द सेंस कि प्राइस ना तो बहुत बढ़े और ना ही बहुत कम हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट बजट की हेल्प लेती है। तो जब बूम पीरियड होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम नॉर्मली प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा होता है, चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, लोग लेते रहते हैं, प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे होते हैं, उस टाइम पे प्राइस हाई होते हैं, इन्फ्लेशन का टाइम होता है। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब वो कैसे करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट बनाती है सरप्लस बजट। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ क्या होता है सरप्लस बजट। और जब होता है डिप्रेशन का टाइम, मतलब डीफ्लेशन होता है, उस समय चीज़ों के प्राइस नॉर्मली बहुत कम होते हैं, डिमांड नहीं होती मार्केट में, लोग खरीदते नहीं हैं, प्राइस फॉल करते हैं, तो उस समय प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, कंज्यूमर्स को फ़ायदा, प्रोड्यूसर्स को नुकसान। तो गवर्नमेंट की फिर ड्यूटी है कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में सभी लोग रहते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं है या ओनली फॉर प्रोड्यूसर्स नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब होता है डिफ्लेशन, डिप्रेशन का टाइम, एट दैट टाइम इट प्रिपेयर्स डिफिसिट बजट, डिफिसिट DEFICIT, डिफिसिट बजट, घाटे वाला बजट। और जब होता है इन्फ्लेशन का टाइम, बूम का टाइम, तो एट दैट टाइम इट प्रिपेयर्स सरप्लस बजट। तो अब उसका मतलब क्या है सरप्लस और डिफिसिट बजट का, सरप्लस बजट होता है, आपने कंपेयर करना है गवर्नमेंट की इनकम को और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। तो जब गवर्नमेंट अपने बजट में अपनी इनकम ज़्यादा बनाती है, एस्टिमेट लगाती है, तो इनकम ज़्यादा कब हो सकती है, ज़्यादा वो आगे हम करेंगे जब ज़्यादा टैक्स लगा दे या अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, मतलब इनकम ज़्यादा शो करते हैं और खर्चा कम करते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर, और भी जो भी गवर्नमेंट के खर्च होते हैं वो कम करते हैं। तो जब गवर्नमेंट्स इनकम इज़ मोर, गवर्नमेंट्स रिसीट्स आर मोर एज कम्पेयर टू देयर एक्सपेंडिचर, तो होता है सरप्लस बजट। हम आगे करेंगे, ये आएगा डिटेल में। और जब होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट रिसीट्स, खर्चे ज़्यादा और इनकम कम, तो वो जो बजट बनता है दैट इज़ कॉल्ड डिफिसिट बजट। ठीक है, वो कैसे बनता है वो आगे आएगा डिटेल में, अभी हम साइड बाय साइड जब आगे आएगा तो करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ दिस डिफिसिट बजट या सरप्लस बजट, इट ट्राइज टू कंट्रोल द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो व्हेन प्राइसेस आर कंट्रोल्ड, तो दैट मीन्स कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब एक सार रहना, बहुत ज़्यादा हिलजुल ना होना। तो किसकी हिलजुल ना होना, प्राइसेस की हिलजुल ना होना, प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को रोकना। तो फॉर दैट गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ बजट बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। कभी बना लेती है गवर्नमेंट सरप्लस बजट अगर हो टाइम इन्फ्लेशन का, और अगर टाइम हो डीफ्लेशन का, तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट प्रिपेयर्स, ट्राइज टू प्रिपेयर डिफिसिट बजट। ठीक, इनके मीनिंग्स इन डिटेल वो आगे करेंगे। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट भी कई बार इन्वेस्टमेंट करती है, एज आई टोल्ड कि गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करती है। तो फिर वो जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज है उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तभी कोई काम चलता है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के तो काम नहीं होगा। तो फिर फ्रॉम वेयर दैट मनी इज़ टू बी अरेंज्ड, तो उस मनी का अरेंजमेंट पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस को चलाना, उसको मैनेजमेंट करना, उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देना, ये सब खर्चों के लिए जो अरेंजमेंट है दैट इज़ मेड इन द, उसके लिए प्रोविजंस आर मेड इन द बजट। पहले ही बजट में सारी तैयारियां करके रखी गई होती हैं, फिर उसी से फिर आगे अगले साल में वो काम करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर्स की मैनेजमेंट जो है, उनको फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, उनका सारी अपकीप करना, उनका अपकीप करना मतलब उनको मेंटेन करना, उनके खर्चों को उठाना, ये सारा काम, पैसे कहाँ से आते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ बजट। ठीक, उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बीच में वर्ड दिया हुआ बेटे, आप देख लो जरा, नेचुरल मोनोपोली। ये लिखना नहीं है, सिर्फ रीड करना है इसको। नेचुरल मोनोपोली होता है
कि जब कोई एक ही फॉर्म हो, लास्ट ईयर आपको याद है फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने किया था, तो उसमें एक किया था, एक होती है मार्केट फॉर्म मोनोपोली। तो नेचुरल मोनोपोली होता है जिसमें कोई एक ही पर्सन या कोई एक फर्म या कोई एक कंपनी या कोई एक एंटरप्राइज, मतलब कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन, उसके पास ही कंट्रोल हो और बाकी की कोई जो फर्म्स हैं वो उसको कम्पीट ही ना कर पाएँ, जैसे उसका मुकाबला ही ना कर पाएँ। तो जब उसको कम्पीट कर ही नहीं पाएंगी तो उस फर्म की अपने आप से बन जाती है एक नेचुरल मोनोपोली। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, आप हो 12th क्लास में, अब आपके साथ किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे का कंपटीशन करवा दो, कोई भी ऐसे राइटिंग का या कोई रेस का कुछ भी, तो अब आप सोच के देखो कहाँ आप, कहाँ वो छोटा सा बच्चा। वो 10-15 बच्चे भी आ जाएं तो आप सबको हरा दोगे। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो, आपके पास ज़्यादा ताकत है, आप आपके सामने तो वो छोटे-छोटे से बच्चे हैं, है ना? तो आपकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपकी मोनोपोली है, वो छोटे बच्चे दे आर अनएबल टू कम्पीट यू इन एनी रिस्पेक्ट, मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो सेम वे जब कोई बहुत बड़ी फर्म होती है वो दूसरों को टिकने ही नहीं देती, तो उस फर्म की हो जाती है मोनोपोली। तो ऐसे ही गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवेज में, या अपना जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ में है, या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिखा हुआ है बुक में, बट अभी इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लीट मोनोपोली नहीं है क्योंकि उसका भी प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। तो यहाँ पर यू शुड गिव ओनली 2 एग्जांपल्स, रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो उसके लिए भी सारा अरेंजमेंट जो भी फाइनेंस का होता है गवर्नमेंट मेक्स विद द हेल्प ऑफ बजट। ठीक है, अभी आज यहाँ तक ही करते हैं बिकॉज टाइम इज ओवर। सो विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल